गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ जिसका नाम है नव साम्राज्यवाद। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है न्यू इम्पेरियलिज्म। तो जैसा कि मैं पिछला वीडियो में बताया था, साम्राज्यवाद में जहाँ अन्य देशों का बल जो होता है हमेशा राजनीतिक प्रसार पर होता है, वहीं नौ साम्राज्यवाद में इनका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस, ज़्यादा से ज़्यादा बल आर्थिक शोषण पर होता है, इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन पर है। जहाँ मतलब साम्राज्यवाद में राजनीतिक प्रसार पर बल दिया जाता है, मतलब अधिक से अधिक सीमाओं को जीत लो, अधिक से अधिक देशों को जीत लो, अधिक से अधिक प्रायद्वीप का प्रसार करो। वही नौ साम्राज्यवाद में आपका इकोनॉमिकल शोषण पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो ये थोड़ा सा साम्राज्यवाद से इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है। इसमें अगर नौ साम्राज्यवाद 1871 से 1914 के बीच में प्रभावी रहा विश्व पटल पर, तो उसके पीछे कई कारण थे। तो सबसे पहला अगर मैं कारण देखूं तो सबसे पहला जो कारण नज़र आता है वो है कच्चा माल, रॉ मटेरियल। क्योंकि हुआ क्या कि जब साम्राज्यवाद के तहत जैसे ही अधिक से अधिक कॉलोनी का डेवलपमेंट किया जाने लगा, तो ऐसी स्थिति में उन्हें अधिक से अधिक देशों से, एशिया से, अफ्रीका से अधिक कच्चे माल प्राप्त होने लगे। और कच्चे माल को कैसे यूज़ करना है, तो उसी के समय में हम औद्योगिकरण की शुरुआत हो जाती है, जिसको अंग्रेजी में इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जब आता है तो ऐसी स्थिति में इन कच्चे मालों का तरह तरह के गुड्स बनाए जाने लगते हैं। तो गुड्स बनाए जाने के क्रम में आखिर मान लिया जाए कि एशिया में कुछ ऐसे संसाधन हैं जिनसे अच्छे गुड्स नहीं बनेंगे, तो हो सकता है कि अफ्रीका से मिल जाए, हो सकता है कि मध्य एशिया से मिल जाए। यानी कि जो सबसे पहला कारण नजर आता है नौ साम्राज्यवाद का उत्पत्ति होने में, वो सबसे बड़ा कारण नजर आता है रॉ मटेरियल। ठीक है, इसमें बहुत सारे रॉ मटेरियल में आप रख सकते हैं सोना, चांदी, लोहा, अभ्रक, टीन, जस्ता और कपड़े बनाने के जितने भी मतलब क्या कहते हैं कपास, फसली उसमें कई तरह के फसल आ जाएंगे, नकदी फसल आ जाएंगे आपका, जैसे उसको पटसन भी बोल सकते हैं। ठीक है, और दूसरा कारण नजर आता है नौ साम्राज्यवाद में आपका जब रॉ मटेरियल तैयार हो जाता है। मान लिया जाए कि रॉ मटेरियल तैयार हो गया, तो रॉ मटेरियल तैयार हो गया तो उसको आप कहाँ पर खपाएंगे या कहाँ पर खर्च करेंगे या कहाँ पर उसको अधिक से अधिक ऐसा कोशिश करेंगे कि वो अधिक से अधिक कम समय में निकल जाए। तो वैसी स्थिति में आप नया नया बाजार की खोज करना चाहेंगे, नया नया न्यू मार्केट की खोज करना चाहेंगे, जिससे क्या होगा कि आपके जो गुड्स बने हुए हैं वो अधिक से अधिक मात्रा में निकलते चले जाएंगे। और तीसरा कारण नजर आता है अधिक जनसंख्या का बढ़ जाना। औद्योगिकरण आने से 18वीं और 19वीं सदी में जैसे औद्योगिकरण आया, तो औद्योगिकरण आने से क्या हुआ कि अधिक से अधिक जनसंख्या का एकाएक मतलब बूस्ट करने लगा, बढ़ने लगा। वैसी स्थिति में इन जनसंख्या को कैसे शिफ्ट किया जाए, कहाँ शिफ्ट किया जाए। आखिर उस जनसंख्या में कुछ शिक्षित जनसंख्या भी है, कुछ बेरोजगार जनसंख्या भी है, कुछ अशिक्षित जनसंख्या भी है। तो ऐसी स्थिति में नए नए कॉलोनियों में इन जनसंख्या को हस्तांतरित ट्रांसफर कर दिया जाता था या शिफ्ट कर दिया जाता था। तो इसके कारण भी कहीं न कहीं नौ साम्राज्यवाद उत्पत्ति लेता है। तीसरा और चौथा कारण नजर आता है सभ्यता के नाम पर असभ्य लोगों पर शासन। जैसे हुआ क्या कि नौ साम्राज्यवाद यूरोप के कंट्री में घटित हो रही थी, लेकिन उसका जो एक्सपेरिमेंट हो रहा था, प्रयोग हो रहा था, वो एशिया और अफ्रीका के महादेश के बहुत ज़्यादा जनसंख्या वाले देशों में लागू किया जा रहा था। तो यूरोप वाले अपने आप को हमेशा ये घोषणा करते थे या मानते थे कि मैं सबसे ज़्यादा मतलब इलिटरेट, मैं सबसे ज़्यादा मतलब सिविल मतलब सभ्य,
और जिसके कारण मैं आप लोग पर अपनी सभ्यता का आरोपण करता हूँ। यही कारण है कि जहाँ जहाँ इन लोगों की कॉलोनी थी, वहाँ वहाँ सभ्यता और असभ्यता के नाम पर इन कॉलोनियों को डायरेक्ट डायरेक्ट अगर एक्सेप्ट नहीं भी करते थे तो इनडायरेक्ट वे में इनको एक्सेप्ट करवा दिया जाता था। अब उसी का नीति आप देखते हैं कि जो भारत में आप मैकाले की शिक्षा नीति जो आप देखते हैं 1834 में, और जो आप ये देखते हैं 1854-56 के समय में आप वुड डिस्पैच जो देखते हैं, सैडलर कमेटी का जो रिपोर्ट आप देखते हैं, एक कहीं ना कहीं सभ्यता और असभ्यता के बीच में, क्योंकि पूरे विश्व में तो अंग्रेजी की मान्यता थी नहीं, लेकिन वे जहाँ जहाँ अपनी शासन व्यवस्था का पालन करवाना चाहते थे वहाँ अपनी भाषा को आरोपित करते थे। क्योंकि भाषा जब तक एक दूसरे का टैली नहीं करेगा तब तक आप एक दूसरे की कम्युनिकेशन सिस्टम से आप कनेक्ट नहीं हो पाएंगे और अपने आप बात को समझ नहीं पाएंगे। उसी का परिणाम आप देखते हैं कि आधुनिक भारत में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो आज भी बना हुआ है उसी का परिणति है। तो सभ्यता और असभ्यता का मतलब हो गया कि अंग्रेज या यूरोपीय कंट्री, जिसमें यूरोप ब्रिटेन ही नहीं कहा जाए, मतलब जर्मनी भी कहा जाए, फ्रांस भी कहा जाए, वो लोग मानते थे कि हम लोगों का जो टेक्निक है और शिक्षा पद्धति है विश्व की टेक्निक और विश्व की टेक्निक से काफ़ी उच्च स्तर की है। तो हम लोगों का जो मतलब जो बात है वो पूरे विश्व पर लागू कर दिया जाए, जिसके कारण भी नव साम्राज्यवाद एक नए चेहरे के रूप में उभर कर सामने आया है। और पांचवा नजर आता है अतिरिक्त पूंजी। जैसे हुआ क्या कि आर्थिक दोहन के कारण और इधर औद्योगिकरण के कारण लगातार जरूरत से ज़्यादा कैपिटल आना शुरू हो गया था, जिसको आप दूसरी भाषा में अतिरिक्त पूंजी बोलते हैं, एक्स्ट्रा कैपिटल। तो अब उन एक्स्ट्रा कैपिटल को आप कहाँ पर रखें? अगर आप बैंक में रखते हैं तो होता है क्या कि वहाँ पर ब्याज दर कम मिलते थे, बैंक रेट कम मिलते थे। वैसी स्थिति में इनको नए कॉलोनी में कुछ नए प्रयोग करके उन लोगों को वहाँ पर इस पूंजी को शिफ्ट करना होता था। उसी का परिणाम आप देखते हैं कि भारत में जो रेलवे का विकास किया गया अतिरिक्त पूंजी के कारण, जो एक बड़े संगठन के रूप में आज भी काम कर रहा है, रेलवे का विकास किया गया, डाक और तार का विकास किया गया। वहीं आपका भारत में जीटी रोड का जीर्णोद्धार किया गया, रिब्यूटेशन किया गया। वहीं टेलीग्राम सेवा में शुरुआत की गई, टेलीविज़न की सेवा में शुरुआत की गई। तो वो एक पूंजी को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे थे। और ये कल्चरल रूप में भी आप देखते हैं कि जितने भी आप देखते हैं कि खान पान का जो स्टैंडर्ड बनाया गया, उन लोग उसमें भी पूंजी को इन्होंने इन्वेस्ट किया। यानी अतिरिक्त पूंजी आप इन्वेस्ट कहाँ करें? तो इन्वेस्ट वहीं करेंगे जहाँ आपकी कॉलोनी है। तो ऐसे भी आप देख सकते हैं कि इंग्लैंड के अंतर्गत, शासन व्यवस्था के अंतर्गत 300 देश इनके कॉलोनी में बिल्कुल ही ढल चुके थे। अब 300 देश जो ढल चुके थे उन्हीं में अपने जितने भी अतिरिक्त पूंजी थे, एक्स्ट्रा इनकम जो आता था, और एक्स्ट्रा पूंजी आता कहाँ से था? तो एक्स्ट्रा पूंजी आता था इनका जो आर्थिक शोषण करने के जो तरीके थे रॉ मटेरियल का, उनसे आता था। तो उनको इन्वेस्ट आप कहाँ पर करेंगे? जो नए कॉलोनी है वहाँ इन्वेस्ट करेंगे। तो ये भी एक कारण बन के उभरा, एक्स्ट्रा पूंजी, उनका इन्वेस्टमेंट कहाँ किया जाए, उनका निवेश कहाँ किया जाए। छठा कारण नजर आता है, क्योंकि होता क्या कि औद्योगिकरण के कारण बहुत तेज गति से दुनिया गतिशील होने लगी। पहले जो हाथ से काम किया जाता था, अब सीधे मशीन के माध्यम से उसी काम का जो काम करने का दर था कई गुना बढ़ गया, जिसके कारण यातायात और संचार व्यवस्था में एकाएक प्रसार होने लगा। अब यातायात, ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम के बढ़ जाने से भी नव साम्राज्यवाद एक नए रूप में आया। जैसे आप देख रहे हैं कि पहले अब एक छोटा सा एक संचार व्यवस्था, इसे संचार व्यवस्था में पहले इंटरनेट नहीं था तो लोग एक क्षेत्र तक ही सीमित होते थे। लेकिन जैसे ही जीपीएस सिस्टम से पूरे विश्व कनेक्शन लेवल पर आया, संपर्क लेवल पर आया, पूरा विश्व कैसे एक दूसरे से इंटरलॉक हो गया, एक दूसरे के संपर्क में आ गया।
तो उसी प्रकार से ये भी कहीं ना कहीं एक कारण रहा है जो नव साम्राज्यवाद को उत्पत्ति में कारण बन के उभरा। वो था यातायात और संचार व्यवस्था, जिसमें आप कई चीज़ों को उदाहरण देख सकते हैं, रेल देख सकते हैं, डाक देख सकते हैं, जहाज देख सकते हैं। अब जहाज में भी एयरवेज थे, पानी जहाज थे जिसको आप स्टीमर वगैरह बोलते हैं, ठीक है। अब अगला जो कारण नजर आता है कि जितने भी पिछड़ापन, मतलब कुछ ऐसे महादेश थे जो बिल्कुल ही इकोनॉमिकली वीकेंड थे, मतलब आर्थिक रूप से पिछड़ा हुए थे। वे न तो अपने शिक्षा का विकास कर सकते थे, न वे अपनी टेक्निक का विकास कर सकते थे, न वे नए वैज्ञानिक खोज और अनुसंधान पर पैसा इन्वेस्ट कर सकते थे। तो उसके कारण भी नव साम्राज्यवाद अपना एक नए रूप में विश्व पटल में जगह बनाया। ये अलग बात है कि अलग अलग देश के पास जब इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता है तो अपना अपना रिसर्च सेंटर बना लेता है, लेकिन रिसर्च सेंटर बनाने के पहले, चूंकि बात तो 18वीं-19वीं सदी की है, तो उसमें एशिया और अफ्रीका के देश पहले ही से इकोनॉमिकली रूप से पिछड़े हुए थे, क्योंकि इनका लगातार आर्थिक शोषण किया जा रहा था, जिसके कारण इन लोग इस शोषण के चलते मतलब अपना जो पैसा था ये मतलब अपने रिसर्च काम में न इन्वेस्ट कर पाते थे। तो आप आखिर इन्वेस्ट करते कौन थे? तो ये यूरोपीय देश करते थे, जिनमें आपका ब्रिटेन आता है, जर्मनी आता है, फ्रांस आता है। और सब अच्छा, दूसरा बात है कि आखिर एक मिनट और एक और कारण जो नजर आता है इन उपनिवेशों का, राजनीतिक एकता। क्योंकि राजनीतिक एकता भी कहीं ना कहीं नव साम्राज्यवाद को जन्म दिया। जैसे आप बाद के समय में 21वीं सदी में आप कल्पना कर रहे हैं, कल्पना कीजिए, मान लिया जाए कि आप 18वीं और 19वीं सदी में जी रहे हैं। वैसी स्थिति में लोग अपने बारे में खुद जागरूक नहीं थे, और अपने बारे में जब खुद जागरूक नहीं थे तो ऐसी स्थिति में उनके में पॉलिटिकल मतलब यूनिटी की अभाव थी, जिसके कारण भी लोग मतलब कहीं ना कहीं ये जो यूरोपीय कंट्री थे उनके चपेट में आ जाते थे, नव साम्राज्यवाद का शिकार हो जाते थे। जिसमें नव साम्राज्यवाद में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो शिकार हुआ है कंट्री वो अफ्रीका है, उसके बाद जो नजर आता है वो एशिया है। क्योंकि ऐसे भी देखा जाए तो अफ्रीका में थोड़ा सा ज़्यादा ही मतलब आदिम जनजाति रहती थी, उनको पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं होता था, और जब तक आप पढ़े लिखेंगे नहीं तब तक तो आपको जागृति आएगी नहीं, जिसके कारण भी राजनीतिक एकता नहीं हुआ पाए। अच्छा, एक बात और कि जैसे हम लोग समझ लेते हैं कि साम्राज्यवाद, तो साम्राज्यवाद में तो राजनीतिक एकता थी, लेकिन नव साम्राज्यवाद उसी का अलग रूप था। अलग रूप इसलिए था उस साम्राज्यवाद में जहां बल दिया जाता था कि राजा हमेशा राजनीतिक प्रसार पर बल देता था। राजनीतिक प्रसार उसके लिए सबसे प्राथमिक स्तर पर था। वहीं नव साम्राज्यवाद में राजनीतिक प्रसार पर नहीं, जब राजनीतिक प्रसार हो जाता था वैसी स्थिति में अब उनका आर्थिक शोषण अधिक से अधिक करना होता था, जिसके कारण नव साम्राज्यवाद का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है। इसी को कई जगहों पर नव साम्राज्यवाद को अलग रूप में पढ़ाया जाता है, जिसमें बोला जाता है न्यू ब्रिटिश स्कॉलर। अब थोड़ा सा हल्का सा चर्चा इस बात पर कर ली जाए। जैसे हुआ क्या कि लेखन प्रणाली, प्रिंटिंग प्रेस का विकास पूरे विश्व में सबसे पहले यूरोप में हुआ था, तो उसमें सबसे पहले आए थे आपका ब्रिटिश स्कॉलर, जिसको हिंदी में बोला जाता है साम्राज्यवाद। लेकिन उसी का नया चेहरा आया जिसको कहा जाता है न्यू ब्रिटिश स्कॉलर। ये लोग जब एक इतिहासकार दूसरे इतिहासकार से वाद विवाद करने लगे तो ऐसी स्थिति में हुआ क्या, ये लोग डायरेक्ट बात को न एक्सेप्ट करके आप प्रत्यक्ष तरीका से, बड़ा ही स्मार्ट तरीका से अपनी बात को रखते थे। कहते थे कि देखिए आप जो कह रहे हैं कि पूरे विश्व में हमने आर्थिक शोषण किया, अफ्रीका का आर्थिक शोषण किया, वहीं आपका एशिया का शोषण किया, उसमें से मुख्य रूप से मध्य एशिया का आर्थिक शोषण किया। तो आर्थिक शोषण क्यों किया? उसके पीछे कहीं ना कहीं ये लोग जो रह रहे हैं वहाँ के वर्तमान जनसंख्या थी वो भी जिम्मेवार थी।
जिम्मेवार कैसे थी? क्योंकि आपके पास कुछ अवसंरचना का डेवलपमेंट ही नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ही नहीं था। वैसी स्थिति में उसके बदले में हमने अगर मैनेजमेंट देकर, प्रबंधन देकर, अगर हमने उसके बदले में कुछ धन और कुछ संसाधन आपके देश से अगर यूरोप तक पहुंचाया ही, तो इसमें हमने गलत क्या किया। उसी का आप परिणाम देखते हैं कि अफ्रीका में भी रेलवे का विकास होता है, डाक तार का विकास होता है, आपका भारत में भी डाक तार और रेलवे का विकास होता है। वहीं मध्य एशिया के भी कई कंट्रियों में अधिक से अधिक कम्युनिकेशन सिस्टम और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को तीव्र कर दिया जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं नव साम्राज्यवाद आपका व्यवस्था से जुड़ा हुआ था, सीधे मतलब क्या कहते हैं, आर्थिक शोषण से, इकोनॉमिकल शोषण से। कुछ लोग तो ऐसा भी मानते हैं कि नव साम्राज्यवाद है जो है कुछ है नहीं, नव साम्राज्यवाद का ही दूसरा रूप है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उसमें राजनीतिक महत्वाकांक्षा, राजनीतिक प्रसार पर जोर दिया जाता था, जबकि इसमें हमेशा इकोनॉमिकल प्रसार और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट और आर्थिक दोहन पर ज़्यादा बल दिया जाता था। तो इसमें ये महत्वपूर्ण, नव साम्राज्यवाद में ये महत्वपूर्ण नहीं रखता है कि आपका राजनीतिक पकड़ कितना है, पॉलिटिकल स्ट्रांगनेस कितना है। इसमें पकड़ रखा जाता है कि अधिक से अधिक क्षेत्रों पर आपका आर्थिक नियंत्रण कितना है, इकोनॉमिकल कंट्रोल कितना है। जितना अधिक इकोनॉमिकल कंट्रोल होता था, तो वैसी स्थिति में सबसे आपका कैपिटल और उतना ही आपका ज़्यादा बनता था। तो